महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी, अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। There is a lot of action going on. We must have heard, I'm sure you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान। Now this bill clearly violates 74(1). जब सब अंदर थे उस वक्त आपने बिल पास किया और आप मुझे हमको सिखा रहे हैं तुम सब नियम कानून क्या है बिल में थे आपके चेयर को क्वेश्चन जो उठाया ये गलत बात है। चेयर हमेशा बोलने के लिए मौका देते हैं, वो सब्जेक्ट में नहीं बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। कल लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। विधेयक पेश करने के दौरान हंगामा हुआ और अब संयुक्त संसदीय दल जो है, जेपीसी जो है, इस पर मंथन करेगी। लेकिन इस विधेयक को लेकर जहां सरकार कह रही है शुचिता बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, कोई भी व्यक्ति जो उच्च पदों पर बैठा है उसकी जवाबदेही तय होगी, वही विपक्ष का कहना है कि साहब इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है। सरकार जिसके पास सत्ता है वो हथियार के तौर पे इसका इस्तेमाल करेगी। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या ये विधेयक राजनीतिक शुचिता को बढ़ावा देगा या जो सत्ताधारी दल है उनके पास हमेशा एक ताकत रहेगी और वो दूसरी सरकारों को अस्थिर करेंगे? ये एक ऐसे सवाल है जो मुझे लगता है जिस पे जनता के बीच में चर्चा होनी चाहिए और एक व्यापक चर्चा के बाद इस मसौदे पे वो सारे मुद्दे सामने आने चाहिए, क्योंकि एजेंसियों के दुरुपयोग की बात अमूमन सामने आती रही है और कुछ आंकड़े इस कार्यक्रम के दौरान हम रखेंगे भी जिसके हिसाब से जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमने आमंत्रित किया है देश की संसद के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को। हम जानेंगे उनसे कि आखिर उनका मत क्या है इस विधेयक को लेकर। उज्ज्वल रमन सिंह साहब, आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद है न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। जगन्नाथ सरकार साहब भारतीय जनता पार्टी से, सुधाकर सिंह साहब राष्ट्रीय जनता दल से, अवधेश प्रताप जी हमारे समाजवादी पार्टी से, दर्शन सिंह चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी से, राजकुमार रौत साहब आप इंडिपेंडेंट हैं, भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप सबका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं न्यूज नेशन के इस मंच पे। और हमारी जनता जनार्दन, खासकर हमारे युवा साथी, मैं चाहूंगा आपके मन में भी कोई अगर प्रश्न है तो ये आपके पास मौका है। आप देश में जो सबसे बड़ी पंचायत है उनके जनप्रतिनिधि यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। शुरुआत में करना चाहूंगा दर्शन जी आपसे। अगर विपक्ष कह रहा है कि साहब दाल में कुछ काला है, उनकी आपकी मंशा पे सवाल उठा रहा है, आप बताइए कि ये विधेयक क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, जिन्होंने राजनीति में शुचिता लाने के लिए और एक जो जनता की मांग थी, आम जन की मांग थी, हम पब्लिक के बीच में जाते तो ये पता चलता है, क्योंकि वास्तव में राजनीति सेवा का मंच है, भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं। ये यदि सिद्ध करना है, सूचित करना है, हमारी तो सरकार है और हम ऐसे विधेयक को लाए हैं कि जिसके दायरे में प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, हमारे राज्यों के मंत्री भी आ रहे हैं, तो कोई भी सरकार, संघीय सरकार के ढांचे से भी आ रहे हैं, सारे के सारे लोगों के पास इस प्रकार की व्यवस्था यदि हो जाएगी तो पूरे देश में जो एक विधान और एक
बात चलती थी कि एक ही प्रकार का कानून होना चाहिए, उसको सही तौर पर अमल करने का काम। ये तो उस समय की बात थी जब इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और इस प्रकार के कृत्य की ऐसे जो बड़े राजनीतिक दायित्वों पर हैं उनको मुक्त करने का काम किया था। ये माननीय प्रधानमंत्री सिद्धांत है वो क्या कहता है, हमारा न्याय का सिद्धांत कहता है इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। साहब ये तो न्याय के सिद्धांत के खिलाफ भी है। कोई व्यक्ति अगर 30 दिन तक गिरफ्तार हो जाए उसको पद छोड़ना पड़ेगा। ये 30 दिन तक गिरफ्तार हो जाए, लेकिन कौन सी ऐसी सजा जो 5 साल से ऊपर हो पाएंगी उन FIR के कारण, उनमें, और यदि वो 30वें दिन के बाद 31वें दिन या सेम डे भी यदि वो बाइज्जत बरी होता है तो बाकायदा उसके पद पर दोबारा आसीन हो सकता है। इसमें न्यायपूर्ण और ढंग से इस कानून को लाने का काम किया गया है और इससे राजनीति में शुचिता भी आएगी और राजनीति में एक तरह से प्रतिबंध उन पर लगेगा जो भ्रष्टाचार की ओर उन्मुख रहते हैं। उज्जवल रमन सिंह साहब, दिक्कत क्या है भाई? राजनीतिक शुचिता, भाई प्रधानमंत्री इसमें शामिल है, केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल है, राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हैं, मंत्री शामिल हैं, दिक्कत कहाँ है? पूरी दाल ही काली है, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अभी माननीय सदस्य चौधरी साहब कह रहे थे कि 31वें दिन अगर वो जो है बरी हो जाता है, कोई एक केस मुझे बतला दीजिए पूरे हिंदुस्तान में जो 31वें दिन में वो पूरा हो जाता हो। एक चीज़ बता दिए, जांच एजेंसी आपकी, जांच आप करेंगे, फैसला आने में कितने वर्ष लग जाते हैं। और जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो हमारा सिद्धांत है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस सिद्धांत को तो आपने ताक पर रख दिया, आपने उस सिद्धांत की धज्जियां उड़ा दी और आप जो है कह रहे हैं कि हम तो उस व्यक्ति को दोषी मान ले रहे हैं। आप विपक्ष के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेंगे। आप बतला दीजिए, कोई एक दृष्टांत बतला दीजिए जब प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी भी एजेंसी ने कोई चार्जशीट दाखिल की हो। ये तो नैतिकता का सवाल है। नैतिकता के सवाल में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ट्रेन दुर्घटना हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस तरीके अगर हम नैतिकता के सिद्धांत को अगर आगे रखेंगे तभी देश आगे बढ़ सकता है। उज्जवल रमन सिंह साहब, ये नैतिकता तब कहां चली जाती थी? जब मैं आपको उदाहरण देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी व्यक्ति जिसको 2 साल से ज्यादा की सजा होगी वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेगा। आपको याद होगा आप ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन तब भी तो इसकी बात होनी चाहिए थी। देखिए, लिली थॉमस का केस कहता है, स्पष्ट है कि जिसको 2 साल से ज्यादा की सजा अगर हो गई उसकी सदस्यता चली जाती है। बट आप ऑर्डिनेंस लाने वाले थे उसके खिलाफ। आप उसको देखिए, ये सिद्धांत मैं कहूंगा कि इसको जो है अभी सेलेक्ट कमेटी में इसको पूरा का पूरा ड्रॉप कर देना चाहिए, इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए और जनता के बीच आप संवाद करिए, राजनीतिक दलों से बात करिए, कानूनविदों से बात करिए। जेपीसी में तो सभी पार्टी के लोग होंगे। देखिए, आप कानूनविदों से बात करिए। आप इनकम टैक्स बिल लाए, वो भी सेलेक्ट कमेटी में गया और आप देखिए इनकम टैक्स बिल एक ऐतिहासिक मौका सरकार ने वहां खो दिया। 1961 में जो बिल बना था और 2025 में आप उठा के देख लीजिए कितना फर्क है। बिना चर्चा के आप बिल को पास करा देते हो, बिना चर्चा के आप बिलों को जब पास करा देंगे तो मुकम्मल बिल बिल्कुल हो पाएगा। सुधाकर सिंह साहब, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आप क्या सोचते हैं? आपके मन में भी भय है कि कल के दिन साहब मान लीजिए बिहार में आपकी सरकार बनी तो जो दिल्ली में बैठी सरकार है वो तो जब चाहे आपको हटा देगी? आपको ये चिंता है? किसी सरकार के पक्ष और विपक्ष की राय के तौर पे मैं नहीं दे रहा हूं। मैं भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक सिपाही होने के नाते कह रहा हूं। जब हम लोकतंत्र की जब दुनिया भर में जब स्थापना हो रही थी तो बहुत साफ सिद्धांत माउंटेस्क्यू ने लिखा था कि सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस, ये 2 सिद्धांत है डेमोक्रेसी का। आप जो कानून बना रहे हैं, एक कांस्टेबल FIR दर्ज करेगा, वही कांस्टेबल जांच करेगा और वही कांस्टेबल आपको दोषी भी ठहरा रहा है। ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लेना चाहते हैं और तय करना चाहते हैं कि आप 30 दिन के बाद बाहर जाएंगे, जबकि भारत के न्याय प्रणाली में साफ है कि चार्जशीट 60 दिन के बाद आएगा और 60 दिन के बाद तय होगा कि बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
मतलब आप डेथ वारंट पे साइन कर रहे हैं किसी लीडर को कि आपको हटा ही देना है, इसीलिए कोई भी केस कांस्टेबल दर्ज करेगा आप पद से हटा दिए जाएंगे। यह दोनों ही फंडामेंटल्स के खिलाफ है। दूसरी बात है, कौन ऐसा विपत्ति आया कि आप रातों रात बिना सर्कुलेट किए हुए 15 दिन, एक नियम है कि कोई भी कानून अगर संविधान में बदलाव चाहते हैं तो सर्कुलेट होता है 15 दिन पहले बिल, इसमें रातों रात आप बिल लाते हैं और कहते हैं कि हम चर्चा में करेंगे। ऐसा कौन विपत्ति आया था? और जिस तरीके से पार्लियामेंट के जरिए आप बुलडोज कर रहे हैं पूरे प्रणाली को, लोकतांत्रिक प्रणाली को, बिना बहस का कानून पास कर रहे हैं। लेकिन कल जो लोकसभा में कल जो देखने को मिला वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर बिल फाड़ के गृह मंत्री के मुंह की तरफ फेंके जाएंगे, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। विरोध करना, विरोध दर्ज करना ये अधिकार है विपक्ष का, लेकिन कागज फेंक देना, ये हम क्या मैसेज दे रहे हैं जनता जनार्दन में? सवाल ये है कि जैसा करनी वैसा भरनी। आप विपक्ष को रात को एक बिल सर्कुलेट करते हैं कि सुबह हम चर्चा करेंगे, जिस बिल को हम पढ़ा ही नहीं, देश में चर्चा नहीं हुआ, मीडिया में चर्चा नहीं हुआ, किसी भी स्टेक होल्डर से राय नहीं ली गई, और एक आप ऐसा काला कानून लेकर चले आएंगे। अब मुझे आप बताइए कि अचानक जो पार्लियामेंट जो चाहे रबर जो सुधाकर सिंह साहब कह रहे हैं कि अचानक आप ये बिल ले आए, आपको क्या लगता है कि सरकार की मंशा इस मजबूत कानून को लाने की है या कुछ और आपको लग रहा है? अवधेश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो बिल लाया गया है, ये बिल न्याय प्रक्रिया के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। ये काला बिल है और इस बिल लाने के पीछे सरकार में मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि वही कोतवाल वही जज। एक कहानी है, एक किस्सा है कि वही कोतवाल है वही जज है, उन्हीं को फैसला करना है। तो इससे ज़्यादा खराब और ये इस तरह का बिल कोई तानाशाह ही ला सकता है। लोकतंत्र में इस तरह के बिल लाने का कोई स्थान नहीं, और वो बिल जिस पर चर्चा ना हो। आज ये हमारा 21 जुलाई से सदन आहूत है। देश की देवतुल्य जनता तमाम सवालों पर प्रतीक्षा कर रही थी कि उस पर जवाब आए हैं। ये सदन ऐसे वक्त पे चल रहा है जबकि देश में सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए थी। तमाम प्रधानमंत्री, तो ऑपरेशन सिंदूर पे तो चर्चा हुई, प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया, गृह मंत्री जी ने बयान दिया और हमारे रक्षा मंत्री ने दिया, लेकिन तमाम सवाल जो जनता चाहती है, इस देश की देवतुल्य जनता चाहती है, संसद में चर्चा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा। ये तो बार बार सरकार कह रही कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार की मंशा कतई नहीं थी कि ये सदन चले। अगर सदन चलने की उनकी मंशा होती, चलाने की मंशा होती, तो सदन में चर्चा करते, जिस बात के लिए हम लोग चाहते थे। और हम नहीं चाहते थे, हम देश की जो महान जनता है, ये पार्लियामेंट है, ये हिंदुस्तान का, दुनिया का सबसे बड़ा ये लोकतंत्र का मंदिर है। इससे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर नहीं हो सकता और इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से हम। वही तो मैं कह रहा हूं, आपको तो इसका उपयोग करना चाहिए, सरकार को मुश्किल में डालना चाहिए, सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। वो तमाम जनता जनार्दन से जुड़े मुद्दे हैं, उनको धारदार तरीके से सदन में रखना चाहिए। बट आप लोग तो सरकार को आसान मौका देते तो बाहर निकलने का। आप देखिए, इनकम टैक्स बिल बिना चर्चा के पास हो गया, वो कह रहे इसके जिम्मेदार विपक्ष है। हम लोग पूरी तरह से और पूरा विपक्ष पूरी तरह से इस बात की उम्मीद में था कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करेगी और विपक्ष को उसमें भागीदार होने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए और अच्छा सुझाव देने के लिए। राजकुमार राउत साहब, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जो 130वां संशोधन विधेयक कल रखा गया है जिस पे अब जेपीसी मंथन करेगा। देखो, देश में कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि जनता की भावना के अनुरूप या जनता के हित में, लेकिन ये जो कानून लाया जा रहा है, ये जो बिल लाया गया है, मतलब कहे गए कि एक तंत्री राज चलाने के लिए, तानाशाही सिस्टम चलाने के लिए, मेरी समझ के अनुरूप जो देश के अंदर पिछले 5-10 सालों के समय में सरकार गिराने का, विधायक खरीद फरोख्तों का, ईडी का जो कहर, मतलब क्षेत्रीय पार्टी जो है उनको दबाने का जो तरीका किया जा रहा था ईडी के माध्यम से, इसी को शायद कानूनी रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब ये कहीं न कहीं देश के अंदर एक तानाशाही व्यवस्था बनाने का। आप देख सकते हैं,
झारखंड के सीएम जेल में गए, कितने समय रहे, कोर्ट से क्या हुआ, क्लीन चिट सामने आई, केजरीवाल जी को किया। मतलब इस तरह से ये एक क्षेत्रीय पार्टियां हैं या विपक्ष पार्टियों को दबाने का तरीका है। हम भी चाहते हैं देश में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होना चाहिए, लेकिन हम जानना चाहेंगे पिछले 10 सालों के अंदर दूसरी पार्टियों ने किया। भाजपा की किसी सरकार, भाजपा की कई राज्यों में सरकार है, आज राजस्थान के अंदर भी सरकार, राजस्थान के अंदर हमारे ट्राइबल मिनिस्टर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कुछ काम नहीं होगा। मेरा उदाहरण, मेरे सामने जो उम्मीदवार थे, जो कांग्रेस के CWC मेंबर थे, ईडी का गया संबंध, बीजेपी में गए और बीजेपी से चुनाव लड़े, तो वहां पर काम क्यों नहीं हो रहा है? सरकार के पास सारा तंत्र है, लेकिन यही है कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियों को दबाने का एक तरीका है इस कानून। जगन्नाथ सरकार साहब, सवाल ये उठ रहा है, ये जो चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो CBI है, जिस तरह से इसका उपयोग किया जा रहा है और ज्यादातर मामलों में विपक्ष के नेताओं के पे किया जा रहा है, तो साहब विश्वसनीयता का सवाल तो है ही, साख का सवाल तो है ही, और ये जो विपक्षी सांसद जो सवाल उठा रहे हैं उसमें तर्क तो बनता है। देखिए, ये चर्चा में जो बिंदु निकला, तो इस बारे में कोई मुद्दा उठाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सच्चाई के लिए, लेकिन हम डरते हैं क्यों? चोर कभी नहीं चाहते जो चोरी के खिलाफ अच्छा कड़ी कार्रवाई हो, कोई कानून अच्छा बने, इसलिए खिलाफ है। क्यों? कानून विपक्ष के लिए नहीं है, सबके लिए है, सरकार पक्ष के लिए है, विपक्ष के भी लिए है। तो विपक्ष वाले क्यों डर रहे हैं? मैं बताता हूं वो क्यों उनका कोई वीक पॉइंट है, हम चोरी किया 2025 में, जो आपके इसलिए डरते हैं, इसलिए डर रहे हैं। मार्च 2025 में ये लोकसभा में आंसर आया मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज चौधरी जी का, बीते 10 साल में 193 केस राजनेताओं के खिलाफ चलाए गए, कन्विक्शन केवल 2 में है। अगर 30 दिन की मियाद में किसी को हटाया रखा जाएगा तो फिर तो किसी को भी निशाना बनाया जा सकता है। देखिए, कानून तो ऐसा ही है, जो एक भी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया उनका पनिशमेंट ना हो, 10 चले जाए, अपराधी पार पा जाए, तब भी एक बिना अपराधी उनका कोई सजा ना हो। संसद को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा ना, उसके लिए सारे दलों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। ये तो कानून तो गवर्नमेंट के पक्ष में, प्रधानमंत्री मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए जो सार्वजनिक मन से कहेगा हम भ्रष्टाचार ज्यादा किसका पास है? कोई भी नहीं कहेगा हम भ्रष्टाचार के गवर्नमेंट के पक्ष में ज्यादा है। और जो ईडी के बारे में बोल रहा है, देखिए ईडी वो जो जितना ऑपरेशन किया उसमें कितने करोड़ देखिए, उज्जवल रमन सिंह साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, आप डिले कर देंगे, देखिए ज्यादा हल्ला बोल कौन कर रहा है? TMC पहल से कर रहा है, बंगाल का। चोरी कौन ज्यादा कर रहा है? मंत्री बहुत दिन वो जेल में हुआ, तब भी उनका पद नहीं निकल। चलिए, उज्जवल रमन सिंह साहब, एक बात तो ये भी है, मान लीजिए आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि बीजेपी हमेशा सत्ता में रहेगी? अरे आप भी कल आ सकते हैं सत्ता में, ना हो तो फिर लड़ सकते। तो उतना इतना क्यों डर है? बिल्कुल, वो बोलते हैं ना हम वीक पॉइंट है, मेरा कोई गलती है, इसलिए वो वाला डरते हैं। रेवती जी, जो सच्चाई है वो कभी नहीं डरते। उज्जवल रमन सिंह साहब, हम लोगों की नीयत और नीति संविधान के खिलाफ नहीं है। हम संविधान सम्मत बात करते हैं, संविधान सम्मत रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं न कहीं जनता की आवाज़ को दबाकर ये जो कह रहे हैं यही दो धारी तलवार है। ऐसा कानून न बनाइए जो सिर्फ विपक्ष को ही निशाने पर ले। आप देखें पिछले 10 या 11 साल में वर्तमान सरकार के कितने लोगों पर जांचें हुई और कितने लोगों के जांचों का आपने कन्विक्शन रेट बताया। ये खाली आप ही नहीं बता रहे हैं पंकज चौधरी साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने लगातार अपने जजमेंटों में इस बात को कहा कि ईडी का कन्विक्शन रेट बहुत कम है और खाली विपक्ष के ही लोग गड़बड़ कर रहे हैं। इनके लोग जो गड़बड़ कर रहे हैं बता दीजिए, इनके यहाँ कितने लोगों पर जांच हुई है, कितने मुख्यमंत्री पर छापा पड़ा है, कितने मुख्यमंत्री को जेल में भेजा गया है। देखिए, ये इस तरीके का कानून कहीं से भी उचित नहीं है। उज्जवल जी, मुझे लगता है इसका जवाब जो है दर्शन जी सही देंगे, पॉइंट है, उसके बाद मैं अवधेश जी के पास आ रहा हूं। अब ये सवाल आप लोगों के सामने है दर्शन सिंह जी कि केवल विपक्ष ही टारगेट पे क्यों है? भाई अगर आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहा है डालिए ना उसे जेल में। देखिए, भारत की
व्यवस्था है, संविधान है, और संविधान में त्रिविधि से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका काम करती। भारत और अमेरिका के संविधान में यही मूल अंतर है कि वहां पर ये तीनों एक दूसरे के सहयोग में रहते, लेकिन हमारे यहाँ न्यायपालिका 100% स्वतंत्र कर दी गई है और न्यायपालिका हम सबसे ऊपर है, और इसलिए तो उस न्यायपालिका पर उज्जवल जी यही तो कह रहे हैं, न्यायपालिका पे छोड़ दीजिए। इस विपक्ष ने हमेशा ही, हम इंदिरा गांधी का उदाहरण देखते हैं, और पूरे इमरजेंसी जिस कारण से लगाई थी वो तो न्यायालय का निर्णय था ना। उस न्यायालय के निर्णय ने उनके चुनाव को रद्द किया था, उन्होंने उसको ही रद्द कर दिया। ऐसे अनेकों उदाहरण उन्होंने दिए। हम तो उस न्याय को सर्वोपरि मानते हैं। आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तो न्यायपालिका पे छोड़ दीजिए, न्यायपालिका कन्विक्ट करेगी। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस पे कहा कि साहब 2 साल का कन्विक्शन, आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते। और मैं इससे ज्यादा एक और शुचिता की बात करता हूं, क्या कोई राजनीतिक दल को पता नहीं है कि फला व्यक्ति जिसको टिकट देने जा रहा है इसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है, किसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस है? मैं आपको ऐसे आंकड़े दिखा सकता हूं पूरे देश के, जो ये बताने के लिए काफी हैं, जो ये बताने के लिए पर हम भी सबके साथ हैं, लेकिन क्रिमिनल चार्ज यदि सिद्ध है तो फिर वो, अरे सर वही तो सब तो यही कह रहे हैं, सब तो यही कह रहे हैं, अभी सिद्ध कहां हो रहा है। और इसलिए जो बात मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की है, तो जब इस स्तर का व्यक्ति यदि शुचिता नहीं रखेगा, न्याय के प्रति यदि वो सजग नहीं होगा, अवधेश जी का विश्वास, मैं अवधेश जी के पास आ रहा हूं, लेकिन कुछ आंकड़े मैं जनता जनार्दन के सामने रखना चाहता हूं ताकि स्थिति स्पष्ट हो। देश के 45% एमएलए पर क्रिमिनल केसेस हैं, हर तीसरे एमएलए पे रेप, मर्डर जैसे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। किस राज्य में सबसे ज्यादा दागदार हैं, ये आंकड़ा मैं आपके सामने रख दूं। आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है, केरला और तेलंगाना में 69% एमएलए के खिलाफ सीरियस चार्जेस है, बिहार और महाराष्ट्र में 65% लोगों के खिलाफ, और कांग्रेस पार्टी 52% एमएलए, एसपी 62% एमएलए। अब अवधेश जी सवाल इस बात का है कि मैं ये मानता हूं कि कई बार दूसरी पार्टियां केसेस लगा देती हैं, सारी चीजें अपनी जगह सही है, लेकिन आपको लगता है कि एक विषय जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, केंद्रीय मंत्री भी शामिल है, मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, वो राज्य के मंत्री भी शामिल हैं, तो सब लोग आपस में मिलकर बात करें? हाँ, इस देश को एक सामान्य नागरिक भी चाहता है कि उसका जो जनप्रतिनिधि हो वो शुचिता वाला हो, पारदर्शी हो, तो उसमें दिक्कत क्या? सब मिल बैठ के इस पे चर्चा होना चाहिए इस तरह का काम। अवधेश जी ऐसा है जी, न्याय का सिद्धांत कि कोई इनोसेंट फंसने न पावे, और 1000 कन्विक्शन करने वाले भले छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी, इनोसेंट फंसने न। जब ऐसा न्याय का सिद्धांत है तो 30 दिन के अंदर आप बिना किसी साक्ष्य के, और ये निर्णय न्यायालय पे है। न्यायालय के बारे में भी आपने टिप्पणी किया, हमारे न्यायपालिका का गौरवशाली इतिहास है, और उच्चतम न्यायालय ने अभी 4 महीना पहले तमाम देश के लिए ऐसे फैसले किए, देश में सांप्रदायिकता को फैलने से रोकने के लिए, और आपसदारी और जो अनेकता में एकता का सूत्र है उसको मजबूत करने के लिए हमारे उच्चतम न्यायालय की तरफ से बहुत अच्छे निर्णय हुए हैं। हमारे न्यायपालिका का गौरवशाली इतिहास है। फिर मैं एक और बात कहूंगा, फिर हमें इंतजार करना चाहिए। मान लीजिए भाई, कस्टोडियन कौन है? न्यायपालिका है ना। अगर कोई भी विधेयक पार्लियामेंट ऐसा पारित करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट मिनटों में उसे स्ट्रक कर देगा। साहब, ये तो हमारी व्यवस्था है, हमारी संसदीय व्यवस्था है। तो अवधेश जी, हमें तो चिंता मुक्त रहना चाहिए। उसमें टाइम लगता है, न्यायपालिका के निर्णय मिलता है, लेकिन निर्णय मिलने में देरी लगती है। आज लाखों मुकदमे पेंडिंग हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय में, माननीय हाई कोर्ट में लाख मुकदमे पेंडिंग हैं, 10-10, 20-20 साल के। तो न्याय मिलने में देरी हो जाएगी। तब जब न्याय मिलने में देरी हो जाएगी, 2022 का आंकड़ा बता रहा हूँ, 76% अंडर ट्रायल्स हैं। अब आप इस देश में तारीख पे तारीख। हमारी बात आप स्वयं कह रहे हैं। ये तो सच है, उसमें स्वयं क्या कहना, बिल्कुल सच्चाई है।
मेरे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जुड़ चुके हैं, हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। त्रिवेंद्र जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मूलभूत यहां पर जो चर्चा चल रही है और जितने भी विपक्षी सांसद हैं उनकी बात अपने जगह जायज है। उनका कहना है साहब, जो न्याय का सिद्धांत कहता है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक आप उसे दोषी नहीं कह सकते। तो ये जो 130वां संशोधन विधेयक जो गृहमंत्री ने लोकसभा में पेश किया है, जिस पर अब जेपीसी मंथन करेगा, ये न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। नहीं, देखिए ऐसा है रमेश जी कि उच्चतम स्थानों पर जो लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्रीगण हो, चाहे वो केंद्र शासित राज्यों में हो, जम्मू कश्मीर में हो या अन्य राज्यों में हो, ये एक नैतिक जो बल चाहिए, जो नैतिकता चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और जो प्राविधान इसमें लाए गए हैं, उन प्राविधानों से निश्चित रूप से जो राजनीति के प्रति, राजनीतिज्ञों के प्रति लोगों में जो एक अविश्वास सा खड़ा हो रहा है, वो विश्वास मजबूत होगा। और शीर्ष पदों पर जब किसी की नियुक्ति होगी तो जितने भी नियोक्ता हैं वो उसके बारे में उसकी पूरी पॉलिटिकल और क्रिमिनल हिस्ट्री निकालकर उसका जरूर अध्ययन करेंगे। सर, तो इसका तो बेहतर एग्जाम्पल ये हो सकता है, हम ऐसे लोगों को टिकट ही क्यों दे रहे हैं, हम ऐसे लोगों को पार्टी में ले ही क्यों रहे हैं, हम अच्छे लोगों को लेना। साफ सुथरे लोग रहने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो वो तो राजनीतिक दलों का काम है ना सर, राजनीतिक दल तो पहला काम अपने स्वयं से शुरू कर सकते हैं। होता है नहीं, देखिए, माना जो घटनाएं हैं वो तो कभी भी हो सकती हैं। आज कोई साफ सुथरा, कोई जन्मजात तो अपराधी पैदा नहीं होता। हो सकता है कोई राजनीति के आने के बाद अपराध में प्रवेश कर गया हो, या अपराध के बल पर, अपराधियों के बल पर और सत्ता हासिल करना चाहता हो, उसको हथियाए रखना चाहता हो। तो तमाम चीज़ें हैं। जब कानून बनता है तो उसमें जो संभावनाएं होती हैं उनको देखकर भी कानून बनाया जाता है, उसको देखकर भी संशोधन लाए जाते हैं। ये तमाम देश की आज़ादी का जो इतिहास है, आज 78 साल देश की आज़ादी के हो गए हैं, तो निश्चित रूप से जो अनुभव सामने आए हैं उसके आधार पर ये सब कुछ हो रहा है। लोग 6-6 महीना जेल में रह करके और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर डटे हुए हैं। कौन सा तरीका है भाई? लोग साल भर जेल में बंद हैं और जेल से शासन चलाना चाहते हैं, तो शासन जेल से नहीं चलेगा। एमएलए कानून ऐसा बना दिया गया, उसमें जमानत आसानी से मिल ही नहीं सकती, बाहर रहकर चलेगा, जहां उसका स्थान है वहां से चलेगा। बिल्कुल। आप अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अवधेश प्रसाद जी बोलिए। ये विधेयक जो है, क्या सवाल किया आपने? खुला समाजवादी पार्टी का विधेयक जो है, ये काला विधेयक है और न्यायपालिका पर हमला है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सबके अपने अपने जुरिडिक्शन हैं और सबको अपने क्षेत्र के अंदर ही काम करना। जब कन्विक्शन का अधिकार न्यायपालिका को है, दंड देने का अधिकार न्यायपालिका को है, तो कैसे? तो अवधेश जी, इसमें ये भी प्रावधान है कि अगर उस व्यक्ति को जमानत मिल जाती है वो वापस अपने पद में आ जाए। जमानत मिलना, लेकिन अपना इकबाल तो खो चुका होगा तब तक वो। जमानत मिलना ही तो कठिन है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है, इसके बावजूद भी 10-10, 20-20 साल तक बिना एविडेंस के वो जेलों में पड़े हैं। चलिए त्रिवेंद्र जी, आप जवाब दे दीजिए जो अवधेश जी ने कही है बात। कोई जवाब नहीं इसका। देखिए इसमें साफ व्यवस्था जो दी गई है कि अगर 1 महीने से पहले अगर कोर्ट ये कहता है कि भाई 5 साल से कम इसमें सजा का प्रावधान है या उसकी सजा को घटाता है, तो वो पुनः अपने पद पर स्थापित हो सकता है। ये इसमें व्यवस्था दी गई है।
इस संशोधन का मकसद राजनीति में शुचिता लाना है, राजनीतिज्ञों के प्रति जनता का विश्वास कायम रहे, ये इसका मकसद है। मैं समझता हूँ कि इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने देश में इस तरह का अनुभव किया है कि बड़े बड़े घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी लोग जेल में रहकर शासन चला रहे थे। ये हमने देखा है, इस मापदंड में तो कई राज्यों में ऐसे लोग आपकी पार्टी में आए जिनके खिलाफ आपने कहा साहब इनके ऊपर बहुत भ्रष्टाचार के गंभीर एक तरह से अपराध। ये रमेश जी मेरी बात भट्ट जी मेरी बात पूरा हो जाने दीजिए। इसका मतलब ये लोग अपराधियों का कवच बनना चाहते हैं। राजनीति अपराधियों का कवच बनने के लिए नहीं है, इनका कवच तोड़ने के लिए है। देश के अंदर शुचिता आएगी, देश के अंदर नैतिक जो दायित्व हैं वो समृद्ध होंगे। वो भाव तमाम जो लोग राजनीति में आ रहे हैं उनके नैतिक बल उनका बढ़ेगा, उनको सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल। आज जो लोग सज्जन लोग हैं वो अपने आप को कई बार असहाय महसूस करते हैं। जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए त्रिवेंद्र जी। सुधाकर सिंह जी, अब ये बात भी आ रही है, देखिए इमेज क्या क्रिएट हो रही है आप लोगों की कि आप भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं। देखिए इस पूरे मसले से आप समझने का प्रयास करें कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है, आप तमाम भ्रष्टाचार करके भी आप जीवन पर्यंत पद पे रहेंगे। परसों दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह कर रहे थे, एक पत्रकार ने पूछा कि हेमंत बिश्व शर्मा जिसको आप देश के सबसे भ्रष्ट आदमी मानते थे वो आपके राज्य का आपके कार्यकाल में वो मुख्यमंत्री है। तो अमित शाह हंसकर कहते हैं ऐसा सवाल आपको नहीं करना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि आप जब भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, बी एस येदियुरप्पा पे 10,000 करोड़ के आरोप थे तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन वही सत्येंद्र जैन को आप सालों जेल में रखे, वो कोर्ट कहा कि इन पर कोई भी दफा नहीं लगता। ये रजा को आप लंबे समय जेल में रखे, कोर्ट कहा इन पर कोई दफा नहीं लगता। तो जो एक ड्रैकोनियन लॉ जो बनाने की बात पहले भी बना है, मैं उनमें सभी लोग दोषी हैं जिन लोगों ने बनाया था PML जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो कानून था, आप उससे भी खराब कानून बना रहे हैं। आप संसद को रबर स्टाम्प के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको जो मर्जी है कानून कर लो, लेकिन पार्लियामेंट के जरिए क्यों करा रहे हो भाई? आप अगर लगता है कि तानाशाह बनना है, आप कर लो, जो करना है मर्जी कर लो। राजकुमार जी, एक और सवाल ये उठता है कि पार्लियामेंट डिबेट करे, JPC डिबेट करे, जनता जनार्दन के बीच मुद्दा जाए। अगर देश को लगता है कि साहब, क्योंकि आप देश की आवाज़ है, सारे जितने भी प्रतिनिधि, अगर देश को लगता है कि यह कानून होना चाहिए, बनना चाहिए। देश की आम जनता को आज लग रहा है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उस पार्टी का विधायक मंत्री कुछ भी करे वो कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष पार्टी, मेरा कहना था ये कानून ला रहे ठीक है, लेकिन एक तरफ देश के अंदर जो आम व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, उसको लगता है कि किसी अधिकारी, किसी मंत्री, किसी मंत्रालय ने गलत किया है तो IT सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत वो सारा डाटा निकालता है। इसको आप कमजोर कर रहे हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम को बिल्कुल कमजोर कर दिया सरकार ने, जो एक आम गरीब आदमी का सबसे बड़ा हथियार था। हाँ, हथियार था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का सबसे बड़ा हथियार था, उसको आप खत्म कर रहे हो और कह रहे हो कि हम रोकेंगे। हमें एक ही चीज है, अच्छा है देश में भ्रष्टाचार चरम पे है और ये देश भ्रष्टाचार देश को ले डूबेगा। हमें, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, बनना ऐसा कानून बनना चाहिए, लेकिन इस कानून का उपयोग सिर्फ सत्ताधारी लोग दूसरी पार्टियों को दबाने में कौन चाहता है? मुझे याद है 1993 में वोहरा कमेटी बनाई गई थी कि साहब आप हमें रेकमेंडेशन दीजिए, हम देश में शुचिता लाना चाहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम से करप्शन को दूर करना चाहते हैं, बट करा किसने ना? किसी आज भाजपा की एक छवि बनी हुई है कि जो भी भ्रष्ट आदमी किसी पार्टी का बड़ा नेता है उसको आप इधर ले आओ, सारे भ्रष्टाचार के जो पाप है धुल जाएंगे। हमें एक ही कहना है कि देश के अंदर ऐसी व्यवस्था बने, और सबसे पहले आप कह रहे हो मुकदमा ही दर्ज नहीं होगा, सत्ताधारी पार्टी पे भी लागू होता है। आज मैं कह रहा हूं राजस्थान के अंदर मिनिस्टर भ्रष्टाचार कर रहा है, हम मुकदमा दर्ज करेंगे, हो ही नहीं रहा है, होगा ही नहीं, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए हैं। मतलब इसका कहीं न कहीं दुरुपयोग करेगा कोई भी सत्ताधारी। हमारे पास रास्ता क्या है? क्योंकि जनता की भी ये मांग है कि साहब जो टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे लोग बैठे हैं उनकी भी जवाबदेही तय हो। देखिए, अपवाद के लिए कानून नहीं बना करते हैं। मैंने जैसा शुरू में आपको कहा कि ये नैतिकता कहती है, और अभी तक हम लोगों का जो पुराना इतिहास रहा
कि जब भी किसी पर आरोप लगे या ऐसी परिस्थिति या स्थिति उत्पन्न हुई, उस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया। ये राजनीतिक दलों को ये तय करना पड़ेगा और उनको दबाव बनाना पड़ेगा कि शुचिता वाले व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए और वैसे ही व्यक्तियों को आगे बढ़ाया जाए, और सभी लोग इस पर सहमत हैं। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो संविधान सम्मत काम नहीं कर रहे, वो विधि सम्मत काम नहीं कर रहे और कहीं न कहीं संघीय ढांचे पर प्रहार कर रहे हैं। हमारा सिर्फ विरोध इस बात का है। और जो विपक्ष पर आरोप लगाया जाता है सदन नहीं चलने दिया गया, आप बता दीजिए सरकार की तरफ से 1 महीने में कौन सी पहल विपक्ष से बात करने की हुई? हम तो चर्चा करना चाहते थे एसआईआर पर। भाई एसआईआर पर चर्चा से सरकार क्यों भाग रही है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तो आप सब लोग मिलते हैं। एक चीज बतला दीजिए, एसआईआर पर सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, चर्चा हम चाहते हैं, आप सदन स्थगित आप करते हो, उस पर आरोप हमारे ऊपर, विपक्ष को बदनाम करने का एक प्रयास सरकार लगातार जी, आरोप ये भी लग रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं एसआईआर के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अचानक ये बिल ले आया गया? देखिए, ये विपक्ष ने बोल रहा है एसआईआर के बारे में चर्चा के मांग नहीं किया, वो एसआईआर स्टॉप कीजिए। क्यों? ये घोटाला करके वो जो वोटर लिस्ट बनाया, जिसका मन से डर है वो सच्चाई आ जाएगा तो चुनाव में हार जाएंगे, तो इसलिए वो ऐसा कर रहा है। कभी चर्चा के लिए नोटिस 2024 में वही वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ। पहले तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए चर्चा मांगा, चर्चा हुआ, चर्चा के बाद क्या हुआ? जैसा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का हाल हुआ तो पार्लियामेंट के अंदर और विपक्ष इंडी जोट का वही हाल हो गया चर्चा के बाद। जनता का पूरा पता आ गया कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। अगर विपक्ष एसआईआर में चर्चा मांग रहा है तो क्या दिक्कत है? एसआईआर पे चर्चा नहीं मांग रहा है, वो स्टॉप करने के लिए हल्ला बोल रहा है। चर्चा मांग रहा है लगातार, हाँ लगातार चर्चा मांग रहा है। अब अवधेश जी इस उम्र में थोड़ा ना झूठ बोलेंगे कि चर्चा मांग रहा है। सुनिए, स्टॉप कीजिए एसआईआर, स्टॉप कीजिए, नहीं चलेगा एसआईआर, यही बोल रहा है, कभी चर्चा के लिए नहीं बोला। मैं प्रभु श्री राम की धरती से आया हूँ, अयोध्या से, जहाँ की मर्यादा रही है, लेकिन उस मर्यादा को भी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रभु श्री राम की मर्यादा को तोड़ने में लगे। ये बताइए, 18,000 मत जो काटे गए थे, उसके लिए बयान हल्फी के साथ मेरे नेता माननीय अखिलेश जी ने बयान हल्फी के साथ चुनाव आयोग को दिया था। आज तक कोई उत्तर नहीं आया। हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा था, उपचुनाव उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जो खाली हुई थी, उसमें पूरी तरह से ये कहा आओ बहुत अच्छा पीठासीन अधिकारी है, हम 12 वोट बीजेपी को देकर आए। ये क्या है? भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? दर्शन जी, अब सवाल यह है कि रास्ता आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि यहां तो आपको लग रहा है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, आधे राज्यों से ज्यादा को रेक्टिफाई करना होगा। भाई संविधान संशोधन विधेयक आपके लिए सबको एक पाले में लाना तो जरूरी है। सभी एक पाले में आएंगे क्योंकि देश की जनता का मन है, और जेपीसी में चर्चा के लिए इसलिए भेजा है कि जो पक्ष के विपक्ष के सांसद मिलकर उस पर जो भी विधिवत या जो न्यायिक उनकी मांगे हैं उनको भी वो उसमें रखने का काम करें, और चर्चा गंभीरता के साथ पूरे देश के न्यूनतम लेवल तक ये चर्चा जानी चाहिए, क्योंकि इसी चर्चा से ये विपक्ष जो घबराया हुआ है, ये बार बार इल्जाम लगाते। पहले दिन बैठक में तय हो गया था माननीय अध्यक्ष जी के साथ कि हमारी विधिवत चर्चा चलेगी, लेकिन बाद में इन्होंने ये एसआईआर का बहाना बनाकर, और बहाना इसलिए कह रहा हूं कि एसआईआर मुद्दा चुनाव आयोग से संबंधित है, एसआईआर मुद्दा दूसरे प्रकार का मुद्दा है। इन्होंने उसको, और जहां जहां ये चुनाव जीतते वहां कहते कि कहीं। पर दर्शन जी, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको देश की संसद चर्चा नहीं कर सकती? ऐसा कौन सा इस हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको देश की संसद चर्चा नहीं कर सकती? देश की संसद ही इसीलिए है खुली है, चर्चा के लिए द्वार हमेशा खुले रहे हैं, और हमने हमेशा हाथ आगे बढ़ाए हैं, और निश्चित तौर पर
जो विधान के अनुसार काम होगा उस पर हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा चलती आ रही। हम तो प्रजातंत्र को अमल करने वाले लोग हैं। प्रजातंत्र का खंडन करने वाला यदि कोई रहा है तो सुधाकर जी और पूरी उनकी नीत सरकार रही है। वो ठीक है सुधाकर जी, मुख्यतः क्या बात है कि जो मैंने शुरू में कहा कि इस पार्लियामेंट से एक मैसेज जरूर जाना चाहिए कि ये पूरी पार्लियामेंट जो है वो करप्ट लोगों के खिलाफ है। वो हाईएस्ट बॉडी जिनके पास है, जो बैठे बड़े बड़े पदों पे, उनकी जवाबदेही तय करे। लेकिन वो तभी जाएगा ना जब सब मिलके इस तरह की सोच पे सामने आएंगे। बहुत साफ कानून है कि जब भी कोर्ट के द्वारा कोई भी कन्विक्ट होगा तो उसकी सदस्यता जाएगी। राहुल गांधी जी के पर केवल चार्ज था कि उन्होंने मोदी जी की आलोचना की थी, क्रिमिनल केस नहीं था, आलोचना की थी। उसके आधार पे 2 साल की उनकी सजा हुई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे हटाए गए। हुआ कि नहीं, कहा कोई, फिर भी सुप्रीम कोर्ट बहाल कर दिया क्योंकि वो फाइनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। सबसे बड़ी बात है कि कार्यसूची आप 30 दिन का निकाल लीजिए पार्लियामेंट का। कहाँ पर भाजपा की सरकार और स्पीकर तैयार थे एसआईआर पे चर्चा के लिए? वो तो पब्लिक डोमेन में है। लोग कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार है सत्ता पक्ष, तो सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार था तो कार्यसूची में कहा वो टाइम अलॉट था। अगर टाइम अलॉट होता, अगर हम चर्चा में भागते तो देश हमको देखता कि हम भाग रहे हैं बात से। लेकिन एक चर्चा के लिए पूरी पार्लियामेंट ना चल देना, वो भी तो सरकार को बेनिफिट। देश की लोकतंत्र की बुनियाद, जिम्मेदारी देश के लोकतंत्र पार्लियामेंट की बुनियादी वयस्क मताधिकार। सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सरकार को चुनौती दे रहे हैं। अब दे जी बोलिए। जी ऐसा है, ये लोकतंत्र का विशालतम मंदिर बिल्कुल है, हमारा लोकसभा है, दुनिया का विशालतम। और देश के हमारे देवतुल्य जनता तमाम समस्याओं पर इस सदन के माध्यम से बातें जानना चाहते हैं, क्योंकि इससे बड़ा प्लेटफार्म दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफार्म लोकतंत्र का नहीं है जिस प्लेटफार्म के द्वारा हम जनता की समस्या, बढ़ती हुई तमाम घटनाओं पर हम चर्चा करके संदेश दे सके। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है 21 जुलाई से और आज तक सदन चला, लेकिन 1 मिनट भी सदन के उठाए हुए सवालों पर सरकार की तरफ से कोई ना तो जवाब आया, ना सरकार सदन चलाने के लिए अग्रसर रही। पूरी तरह से ये, और जो जिस मुद्दों पर विपक्ष चाहता था उस मुद्दे से ये डरे हुए थे। सत्ता सरकार में बैठे हुए लोग दबे हुए थे, डरे हुए थे। राजकुमार जी, कोई जवाब नहीं। आपको इसकी टाइमिंग पे कोई शक है जो विधेयक लाया गया है? नहीं, अभी जो विधेयक लाया गया है, मतलब उसको पहले कम से कम 10-15 दिन पहले, क्योंकि आज सुबह लाया, मतलब कल लाया और उसको परसों लाया, रात को अचानक लाए। अचानक लाने का रीजन क्या रहा? मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? देश की आम जनता ने कहां से आवाज उठाई? देश की आम जनता को पता है जो सत्ताधारी व्यक्ति है वो कितना भी करे कोई दिक्कत नहीं है। जो विपक्ष पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी जो भी है, अगर उनको थोड़ा सा भी माइनस पॉइंट ढूंढना चाहेंगे, आज मुझे घसीटना है, एक छोटा सा माइनस पॉइंट कहीं भी मिल जाएगा। हाँ, जो कानून से जुड़े लोग हैं वो चर्चा करें, और कुल मिला के चेक्स एंड बैलेंस जिसकी सबसे ज्यादा बात की जा रही है उसको ध्यान में रखकर अगर जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने को लेकर विधेयक, मुझे लगा सबको उसका स्वागत करना चाहिए। आप न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में आए, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आप सभी जनता का, और बहुत धन्यवाद आप सबका हमारी इस खास चर्चा को देखने के लिए।